हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ब्राइट कोर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 9 के सिविक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। ठीक है, तो इसमें हम इस चैप्टर में दो सवालों के बारे में जानेंगे। एक पहला क्या है कि डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग जानेंगे, इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा पहला सवाल हमारा कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या है। दूसरा सवाल है कि लोकतंत्र क्यों, यानी कि वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, इन दो सवालों का उत्तर ढूंढने का प्रयास हम इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो जो क्या कहते हैं, ये जो डेमोक्रेसी वाला जो चैप्टर है, इसमें जो परिभाषा है, अलग अलग चीजें परिभाषाओं से संबंधित दी हुई हैं। सबसे पहले क्या है कि हम शाब्दिक अर्थ जानते हैं डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी कि जो मीनिंग है डेमोक्रेसी का, वो क्या है। डेमोक्रेसी एक यूनानी शब्द है। ठीक है, ये यूनानी शब्द डेमोस और क्रेसिया से बना है। तो जो डेमोक्रेसी क्या है, एक यूनानी शब्द है जो किससे बना है, डेमोक्रेसिया से बना है। ठीक, इसमें डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ क्या होता है, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का अर्थ क्या होगा, लोगों का शासन, यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों का शासन होता है। ठीक है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है यही होगा, लेकिन ये परिभाषा नहीं है इसकी। हम परिभाषा के बारे में जाने तो एक प्रकार से जो परिभाषा इसकी जो होगी वो होगा लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था क्या है, लोकतंत्र है। यानी ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों के लिए हो और लोगों की हो और लोगों के द्वारा चलाई जाती हो, उस शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये इतना परिभाषा, ये पर्याप्त परिभाषा नहीं है। इसके अतिरिक्त भी आप आगे चैप्टर में लोकतंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की हुई है। तो हम परिभाषा के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि परिभाषा क्या होगी लोकतंत्र की। तो एक सरल सी परिभाषा हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है, लोकतंत्र क्या है, शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी कि ऐसी शासन पद्धति है जो लोकतंत्र है, वो ऐसी शासन पद्धति है जिसमें जो शासक होता है उसका चुनाव कौन करता है, शासक का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, शासक क्या होता है, उसका चुनाव लोग करते हैं। ये कोई राज परिवार से बिलोंग नहीं करता है। डेमोक्रेसी में जो शासक होगा वो किसी राज परिवार से, या उसको जो शासक की पदवी होगी यानी शासक की गद्दी किसी उत्तराधिकार के रूप में नहीं मिलेगी। जनता उसे पहले चुनेगी, फिर वो क्या होगा, वो शासक के रूप में शासन चलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया शासक, एक सरल परिभाषा। ठीक है, ये परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। जो ये परिभाषा है हमारी, ये बहुत स्पष्ट रूप में क्या है कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक जो शासन व्यवस्थाएं हैं इसमें अंतर कर देती है। देखिए, जो म्यांमार जो अपना है, वहां पे क्या है, सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो म्यांमार है वहां पे क्या है, सैनिक शासन है और वहां के शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। यानी जो लोग जिनका नियंत्रण, जिनका कंट्रोल सेना पर था, वो देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति जिसका प्रभाव सेना पर रहेगा और शासन भी सेना का ही रहेगा, तो इसमें जनता का तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं। तो जब अगर जनता का कंट्रीब्यूशन नहीं तो उसकी कोई भागीदारी भी नहीं होगी। और उस सरकार को बनाने में जनता का कैसे, जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। जो पिनोसे है वो कहाँ का, चिले का है। इन तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते हैं। ठीक है, आपने किम जोंग उन के बारे में, बहुत फेमस नाम है, ये भी तानाशाह है। तो किम जोंग उन का भी चुनाव लोग नहीं करते हैं। तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते हैं, यही बात राजशाहियों पर भी लागू है। एक होता है तानाशाही, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है राजशाही। ठीक है, राजशाही, तो राजशाही हो या तानाशाही, दोनों में जो शासक है उसका चुनाव जनता नहीं करती है। ठीक, सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं। जो सऊदी अरब अपना अरब नेशन है, यहाँ से क्या है, यहाँ का जो शासक है वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण ये हक पाया है। जो यहाँ का शासक है, आप अभी भी देखेंगे तो सऊदी अरब में क्या है,
वहां का जो शासक चुना जाता है वो राज परिवार में जन्म लेने के कारण उसको उत्तराधिकार में शासक का पद मिलता है, ठीक है। लेकिन ये सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। अभी जो हमने परिभाषा पढ़ी ये क्या है, ये पूर्ण या पर्याप्त नहीं है, यानी कि ये एब्सोल्यूट डिफिनेशन नहीं है। ये जो डेमोक्रेसी की डिफिनेशन अभी हमने पढ़ी है ये एब्सोल्यूट डिफिनेशन नहीं है, ना ही ये कंप्लीट डिफिनेशन है। यानी कि इससे आगे भी डेमोक्रेसी के बारे में जानना, बहुत कुछ जानना है हमें, ठीक है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। ये इस परिभाषा से हम केवल मात्र इतना समझते हैं, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों की लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं और फिर हम सही नतीजों पर नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। इस परिभाषा के अनुसार क्या है, हमने मोटे तौर पर जाना कि जो लोकतंत्र है वो क्या है कि जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है। लेकिन हर क्या कहते हैं, हर शासन में जो चुनाव होता है उन्हें चुनाव से चुने गए शासक को या देश को लोकतांत्रिक कहना उचित नहीं है। इसके भी कई क्राइटेरिया है कि किस बेसिस पे हम लोकतांत्रिक सरकार उसको कहेंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे। अभी हम जो हमारा तीसरा चैप्टर आएगा उसमें हम देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, जो प्रेजेंट टाइम में जो सरकारें हैं दुनिया की, वो क्या है, खुद को लोकतांत्रिक कहना चाहते हैं। क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि कई सारे रीजन है इसके, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गए, बाकी सारी चीजें हो गई। तो उसको मद्देनजर रखते हुए वो लोग कहेंगे अपने आप को क्या लोकतांत्रिक कहना चाहती हैं। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। इसलिए हमको बहुत ही केयरफुली जो एक्चुअल लोकतांत्रिक सरकार है और जो अपने आप को प्रिटेंड करती हैं कि हम लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उनमें हमको सावधानी पूर्वक क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस देखना पड़ेगा दोनों के बीच में, कि जो प्रिटेंड करता है वो और जो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेटिक नेशन है, उन दोनों के बारे में हमको डिफरेंसेस के बारे में देखना है। ये काम हम तभी तय कर पाएंगे जब हम उस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें। तो इन दोनों में जो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जो खुद को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक नेशन प्रिटेंड करते हैं, उनमें जो हम तभी डिफरेंस कर पाएंगे तो जब जो ये हमने परिभाषा भी पढ़ी है ये वाली, उसके एक एक शब्द को हम सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जाने। यानी कि सबसे पहले क्या है, जो परिभाषा हमने पढ़ी उसके एक एक शब्द को, ठीक है, हर शब्द को हम सावधानी पूर्वक उसके बारे में जाने, और हम जो लोकतांत्रिक सरकार है उसकी विशेषताओं के बारे में जब जानेंगे तभी हम क्या जान पाएंगे कि असल में जो लोकतांत्रिक देश है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए अगले पेज पे आते हैं। इसमें लोकतंत्र की विशेषताएं, सबसे पहले क्या है, अभी हमने पीछे देखा कि लोकतंत्र की विशेषताओं और जो परिभाषा अभी हमने पढ़ा था उसमें जो शब्द हैं उनको क्लियरली जाने बिना हम नहीं जान पाएंगे कि लोकतांत्रिक सरकारें कौन है। इसमें हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, ठीक है। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, ठीक है, ये हो गया अपना। उसके बाद क्या था, इससे क्या होता है, कई सवाल खड़े होते हैं कि मतलब किसका चुनाव, किस प्रकार से चुनाव, तो ये सब सवालों के बारे में हम आगे जानेंगे। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है। अब देखा, सबसे पहले क्या होगा, शासक कौन है। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव हुआ होना आवश्यक है। यानी कि अगर हम किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहते हैं तो उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। यानी दो चीजों के बारे में जानना है, एक तो जो उसके अधिकारी हैं, यानी कौन कौन से अधिकारी उसके चुने हुए हैं, ठीक है, और जो ये अधिकारी हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी हैं वो कौन कौन से फैसले ले सकते हैं, ठीक है, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। किस तरह से चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। अब जो किस प्रकार का चुनाव होता है उसको हम लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। जैसे आजादी से पहले हमारे देश में क्या कहते हैं, जो चुनाव के फैसले होते थे, वो जो चुनाव होते थे उसका एक स्पेशल क्राइटेरिया डिसाइड रहता था कि यही लोग चुनाव में भाग ले सकते हैं। जैसे हमारी जो केंद्रीय विधानसभा होती थी उसका जो इलेक्शन होता था वो प्रांतीय विधानसभाओं के चुने हुए मेंबर्स द्वारा होता था। तो इस प्रकार सारी जनता भाग नहीं लेती थी। तो इसी तरह से हम इसमें देखेंगे कि चुनाव
को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किस तरह के चुनाव को? यानी कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है उस चुनाव का जिसे हम लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है? अगर हम किसी चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं तो उसका किन शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं? यानी कि अब जो पूरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में कौन कौन से लोग जो हैं वो चुनाव कर सकते हैं शासकों का? मतलब जैसे अपने यहाँ क्या है, भारत में क्या है, 18 वर्ष के ऊपर, 18 ईयर्स के ऊपर जितने भी लोग हैं वो क्या है, मतदान में वोट कर सकते हैं। यानी 18 वर्ष से नीचे, 18 वर्ष से आयु के नीचे के जो लोग हैं वो वोटिंग राइट उनको नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमको देखना है कि ऐसे मतलब कौन कौन से लोग हैं जो शासकों का चुनाव करते हैं या खुद शासक चुने जाते हैं। यानी कि उनकी क्राइटेरिया क्या है कि जो खुद शासक भी चुने जाते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक की बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? प्रत्येक नागरिक को बराबरी का हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? अब यानी कि कोई जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है अपने कुछ नागरिकों को इस प्रकार अधिकार से वंचित, ऑब्वियस सी बात है, वंचित कर सकती है। आप अपने ही देश में देख लीजिए, भारत में, कि जो 18 वर्ष के नीचे के आयु वर्ग के लोग हैं उनको चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक प्रकार से एज वाइज क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है कि 18 वर्ष के ऊपर के 18 वर्ष का ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक, वो मतलब मैक्सिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया 18 वर्ष का है, वो चुनाव में वोटिंग कर सकता है। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? अब जब सरकार जो है उसके किस स्वरूप को हम लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? जो चुने हुए शासक हैं वो लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? ये लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है। और हाँ, ये जो चुना हुआ सरकार है हमारा, ये क्या है कि इसमें एक सवाल ये भी है कि जो चुने हुए सरकार हैं वो अपने मन मर्जी का जो चाहे वो कर सकते हैं, या उनके लिए कोई एक ऐसी क्या कहते हैं लिमिटेशन डिसाइड है जिसमें बंधकर उनको काम करना पड़ता है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें नागरिकों के अधिकारों का आदर करना चाहिए? ऑब्वियस, हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। इसलिए तो हमारे देश के संविधान में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और एलोबरेटेड फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करते हैं। अब हम इन जो ये क्वेश्चन हमने पढ़े डेमोक्रेसी में, कैसे डेमोक्रेसी हो, कैसे लोग सरकार में चुनकर आए, कौन सरकार चुनेंगे और कौन सरकार में चुनकर आएंगे, इन सब सवालों को एक एक करके जानते हैं। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। अब जो इसके बारे में देखते हैं, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। जो परवेज मुशर्रफ था उसने 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। वैसे मैं बता दूं कि पाकिस्तान में बहुत कम ही ऐसी सरकारें, मतलब लगभग हर सरकार सैनिक तख्तापलट से पलट दी जाती है। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को क्या कर दिया था, उखाड़ फेंका। जो ये क्या कहते हैं, नाम हमने क्या पढ़ा था, परवेज मुशर्रफ जो था, इसने सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की और क्या किया, जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। यानी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो परवेज मुशर्रफ था, उसने 1999 में जो पाकिस्तान है वहां पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुनी गई थी उसको उखाड़ उसका तख्ता पलट कर दिया और खुद को क्या घोषित कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव। क्या घोषित कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये क्या हो गया, खुद मुख्य कार्यकारी बन गया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, फिर खुद को क्या कर दिया, राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। और फिर उसने जनमत संग्रह भी करवा लिया और 5 साल के लिए सरकार को बढ़वा लिया। और 2002 क्या कहते हैं, मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया। देखिए, इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद का कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिससे ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद की निगरानी रहती है। जो मंत्रिपरिषद के कामकाज हैं उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की
निगरानी रहती है और उसके ज्यादातर सदस्य क्या है, फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। अब जब ये ऑब्वियस सी बात है कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। जो ऑर्डर उसने, जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर परवेज मुशर्रफ ने जो 2002 में पास कराया था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, राष्ट्रीय और परिषदीय जो परिषद के सॉरी राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली जो थी उनको भंग कर सकता था। अब जब ऑर्डर पास हो गया, ऑर्डर पास हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जिस उद्देश्य के लिए उसने वो ऑर्डर पास कराए थे उस उद्देश्य को क्या करेगा, उसकी पूर्ति करेगा। तो सबसे पहले क्या है, उसने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए। सब जो भी उस टाइम में रही होंगी सरकारें, प्रांतीय सरकारें, उन सबको भंग करके क्या किया, चुनाव करा दिया। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले। अब जो 2002 में क्या हुआ, पाकिस्तान में चुनाव हुआ, ठीक है, तो इसमें जो चुनकर जो प्रतिनिधि आए उनको कुछ राइट्स भी दिए गए। लेकिन क्या है, सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। लेकिन जो एक्चुअल जो शक्ति थी वो किसके पास थी, सैनिक जो सेना के अधिकारी थे और जो जनरल परवेज मुशर्रफ था उसके पास थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ ने शासन करने वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के उनके ठोस कारण है। देखो, जो परवेज मुशर्रफ है उसने जबरदस्ती के साथ पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को भंग कर दिया। उसके बाद उसने लीगल क्या कहते जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह में उसने अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़वाया। फिर 2002 में उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया जिसमें राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग करने का अधिकार दिया गया। फिर उसने उन क्या कहते हैं राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबलियों को भंग करके नया चुनाव करवाया, फिर सरकार गठित की। अब आप देखिए कि किस प्रकार मनमानी करके परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में तख्ता पलट किया, फिर सरकार का गठन किया। ठीक है, ये क्या है, एक तरफ से क्या था कि इसने क्या लोकतंत्र ना कहने का ठोस कारण है पाकिस्तान को। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि जो परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान जो था अभी तक, उसको लोकतंत्र ना कहने का ठोस कारण, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? लेकिन इसके कई कारण हैं कि ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लेकिन इसमें हम सबसे पहले इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि जो पाकिस्तान का जो शासक है उसका चुनाव क्या जनता ने किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। लोगों ने क्या किया, जब उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबलियों का चुनाव कराया, तो उसमें तो लोगों ने लोगों का चुनाव किया, लेकिन वो क्या थे, वो प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर शक्तियां परवेज मुशर्रफ और सेना के लोगों के पास थी। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला किसके हाथ में था? अंतिम फैसला तो भाई परवेज मुशर्रफ के हाथ में था। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था। देखा, तो जनता द्वारा नहीं चुने गए। जो ये कौन थे? ये जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। और इसी प्रकार जो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो होता है, जो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है, वो किसके हाथ में था? वो क्या था? सेना के अधिकारी और क्या था? परवेज मुशर्रफ के हाथ में था। तो इसी प्रकार का जो व्यवस्था रहती है वो किसमें रहती है? राजशाही में रहती है। ठीक है, जिसमें जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनको अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नहीं रहता है। और दूसरा किसमें? तानाशाही में। तानाशाही में भी जनता के प्रतिनिधि अंतिम फैसला नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में नहीं होती है। जो तानाशाही और राजशाही होता है उसमें क्या है, जो संसद होती है औपचारिक रूप से चुनी हुई होती है, लेकिन जो असली सत्ता होती है लोगों के हाथों में नहीं होती है, जिन्हें जनता नहीं चुनती है। ठीक है, असली सत्ता उन लोगों के हाथों में होती है जिन्हें जनता चुनती ही नहीं है। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथों में रहती है। ठीक है, जैसे अपने ही देश में 1947 से पहले ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे देश में शासन करते थे, तो विदेशी हो गए हमारे लिए। तो हमारे यहाँ अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उन्हीं लोगों को था, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसे लोगों का शासन हम नहीं कहते हैं। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। अब हम जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता थी इस जो अभी हमने सारा घटनाक्रम पढ़ा पाकिस्तान, परवेज मुशर्रफ इत्यादि का, उससे हमको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता मिलती है, जो क्या है,
लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। तो क्या है, लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है, जो हमारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसमें अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। ठीक है, ये होगा कि ऐसा नहीं कि कोई भी तख्ता पलट करके आए और क्या कहते हैं, जो पपेट्स हैं, जो मंत्रिमंडल है उसमें जो मंत्री हैं उसके एक प्रकार से पपेट्स बन जाएं और अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उस तानाशाह को रहे जो तख्ता पलट कर आया है। नहीं, ऐसा नहीं। जो डेमोक्रेसी है उसमें अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है? वो जनता के प्रतिनिधियों के पास होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले के बारे में पढ़ते हैं तो चीन की संसद को कवांगू रेमिन दाई वियायो दाहुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। ठीक है, जो चीन का जो संसद है उसे क्या कहते हैं? कवांगुओ रेमिन दाई वेयो दाहुई। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होता है। जो जैसे हमारे यहाँ हर 5 वर्ष पर चुनाव होता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री, जो जिसे आम चुनाव कहते हैं, उसी प्रकार चीन में भी हर 5 वर्ष बाद क्या होता है? नियमित रूप से इलेक्शंस होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। और जो ये संसद होती है उसको देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन के करीब 3,000 सदस्य आते हैं। जो ये चुनाव होता है राष्ट्रपति वाला, इसमें कितने सदस्य आते हैं? 3,000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है, इसमें कुछ सदस्यों का चुनाव सेना करती है। हालांकि हमारे यहाँ जो क्या है, सदस्यों के चुनाव में सेना का कोई रोल नहीं है। हाँ, से चुनाव का प्रबंधन व्यवस्था में, सुरक्षा में सेना का रोल रहता है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। और जितने भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। ठीक है, 2002 और 2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। अब 2002 और 3 में जो चुनाव हुए चीन में, उनमें केवल जो कम्युनिस्ट पार्टी थी चीन की और उससे संबंधित जो छोटी पार्टियां थी उसके सदस्यों को ही चुनाव लड़ने का परमिशन मिला। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। और जो सरकार में जो सरकार बनती है चीन में, वो किस पार्टी की बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 1930 में आजाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। अब जब ये क्या है, मैक्सिको 1930 में आजाद हुआ और उसके बाद से हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति के चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, मैक्सिको में देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। यानी मैक्सिको जो अपना है 1930 में जिसको आजादी मिली, उसमें कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी का ही जीत मिलती है। यानी 2000 से लेकर अब तक क्या है, जो मैक्सिको में PRI पार्टी है उसी को ही जीत मिलती है। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते हैं पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। जो विपक्षी होता था, अपोजिशन होता था, उसके लोग चुनाव में भाग लेते थे लेकिन उन्हें क्या है, जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर साल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। यानी कि जो PRI है वो अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाकर चुनाव में जीत हासिल कर लेती थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। बाप रे बाप, जो सरकारी दफ्तर हैं उसमें जो जितने भी पार्टी के बैठक होती थी उसमें जो सरकारी ऑफिसर थे उनका जाना अनिवार्य होता था। सरकारी स्कूलों में अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों को आलोचना करने के अलावा उसकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनाव को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो लोगों द्वारा शासक चुना जाता है, एक तो फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता कि एक ही पार्टी PRI
जो थी, और उसकी एक प्रतिद्वंदी पार्टी थी, दोनों चुनाव लड़ते थे, लेकिन जीत किसकी होती थी? पीआरआई की होती थी। क्यों जीत होती थी? क्योंकि जो पार्टी के मीटिंग्स होते थे, उसमें जो सरकारी ऑफिसर्स होते थे उनका अटेंड करना कंपलसरी होता था। स्कूल के जो टीचर्स होते थे वो भी पीआरआई को ही वोट करने के लिए कहते थे। मीडिया भी इसी पीआरआई का मतलब गुणगान करती रहती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हर तरीके से, हर हथकंडा अपनाकर, यानी साम दाम दंड भेद, हर प्रकार का तरीका अपनाकर पीआरआई मेक्सिको में अपना सरकार बनाता रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार के सरकार को हम डेमोक्रेटिक तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। ठीक, यहाँ काफी सारी समस्याएं हैं चीन के चुनाव में। अब देखो, चीन के बारे में अभी हमने पढ़ा कि एक ही पार्टी जो है वो जीतती थी। चीन के लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता है। जो चीन है उसके सामने, उनके लोगों के सामने ऑब्वियस सी बात है, जब एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी के लोगों को चुनाव में क्या कहते हैं, कंटेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी एक ही पार्टी के लोगों को मिल रही है, तो फिर फ्री एंड फेयर क्या है, इलेक्शन नहीं हुआ। और वहां के लोगों को क्या होगा? उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। लोगों को शासक या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को भी वोट देना होता है। जो चाइना का शासक दल है उसके और द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देने का एकमात्र विकल्प होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मनपसंद चुनाव नहीं। मेक्सिको के लोग मजबूर हैं कि जिसको पार्टी चुनेगी उसी को वो वोट दे सकते हैं। मेक्सिको के मामलों में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। जो मेक्सिको का मैटर है, मेक्सिको का मामला हमने देखा, मेक्सिको में एक ही पार्टी पीआरआई थी। ठीक है, दूसरी की जो अपोजिशन पार्टी थी उसको तो हर वर्ग नेग्लेक्ट करता था। तो जनता के पास घूम फिर कर एक ही पार्टी पीआरआई का विकल्प बताया। तो जहां पर विकल्पों का अभाव होगा वहां पर डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं होगी किसी भी तरह। वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जाता। जब एक ही पार्टी के लोग उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है तो उनको बिल्कुल पराजित नहीं किया जाता है, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस कारण हम देखते हैं कि जो चाइना है, मेक्सिको जो थे, इनमें जो चुनाव हुए वो निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र को अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुणों को जोड़ सकते हैं। अब जो डेमोक्रेसी की जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हम एक और गुण के बारे में सोच सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है। तो लोकतंत्र उसमें केवल इतना काफी नहीं है कि चुनाव हो जाए। अभी देखा आपने कि चीन में, मेक्सिको में किस प्रकार के हथकंडों को अपनाकर लोग चुनाव कराते हैं और सरकार बनाते हैं। तो केवल चुनाव का हो जाना, चुनाव ये लोकतांत्रिक सरकार की पहचान नहीं है। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। यानी कि जो चुनाव होते हैं, ठीक है, चुनाव में हमको अलग अलग, जैसे कई प्रतिनिधि हो, तो उन प्रतिनिधियों में से जो बेस्ट प्रतिनिधि हो उनको चुनने का विकल्प हमारे पास होना चाहिए। लोगों के पास ये विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र, यानी कि जो लोग हैं, जो जनता है, उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए, जो शासक दल है उसको वो जब चाहे तो अपने जनमत का प्रयोग करके शासन से, यानी गद्दी से उतार दे। ठीक है, इस प्रकार हम दूसरा जो गुण है लोकतंत्र का, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र, उसको इसमें हम देखते हैं कि लोकतंत्र में क्या है, इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? फ्री और फेयर होने चाहिए। ठीक है, निष्पक्ष यानी कि फेयर और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर हो। यानी कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो उनके लिए जीत हार के अवसर जो है समान हो। ओबवियस सी बात है, अगर उनके पास जीत हार के अवसर नहीं रहेंगे, अवसर समान नहीं होंगे, तो उनके पास एक प्रकार की ये मनोवृत्ति उनकी हो जाएगी कि हाँ, कुछ भी हो जाए हम सरकार से नहीं हटेंगे। तो मनमाने ढंग से सरकार को चलाएंगे, जिसमें जनता का भलाई बिल्कुल नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अध्याय 3 में और बात करेंगे। जो अपना चैप्टर 3 आएगा उसमें हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में और भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा गुण। तो एक व्यक्ति एक वोट का मोल। ठीक है, अब बात करते हैं जो तीसरा वाला क्वालिटी है डेमोक्रेसी में, उसके बारे में बात करते हैं कि एक व्यक्ति एक मोल, एक व्यक्ति का, यानी कि 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट। ठीक है, उसका एक वोट होना चाहिए और उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कोई रिच है तो उसके वेल्थ को देखकर उसके वोट का मूल वैल्यू जो है ज्यादा हो जाए, कोई पुअर है यानी लोअर मिडिल क्लास से है तो उसका वोट वैल्यू अलग हो, लोअर क्लास है तो उसका वोट वैल्यू अलग हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि
इस प्रकार हम देखेंगे कि वोट का वैल्यू क्या है। पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी तरह से दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। यानी कि हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये क्या है कि मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अब सिद्धांत लगभग पूरी दुनिया में मान लिया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो सिद्धांत है वो पूरी दुनिया में मान लिया गया है, लेकिन इसमें जो है किसी व्यक्ति को मताधिकार के समान अधिकार से वंचित रखने के दुनिया में उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। हमारे देश में भी इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे क्या है, 2015 में सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 2015 तक, यानी 2015 तक जो अपना सऊदी अरबिया है, यहाँ पे वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं थी। ठीक है, यानी कि उनको कब मिली वोटिंग राइट्स? वोटिंग राइट्स वुमेन्स को कब मिली? इनको 2015 में मिली सऊदी अरब में। सोचिए कि कितने देर में इनको मिला। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। जो एस्टोनिया है उसने अपने यहाँ नागरिकता के नियम, जो सिटीजनशिप के रूल्स हैं, वो ऐसे बनाए हैं कि रूसी के अल्पसंख्यक, यानी कि जो अल्पसंख्यक जनता है, उसके लोगों को मतदान के अधिकार हासिल करने में बहुत ही मुश्किल होता है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज्यादा है। जो फिजी है अपना, फिजी का चुनाव प्रणाली में क्या है, वहां के जो मूल निवासी हैं, ठीक है, उनके वोट का वैल्यू, मूल निवासी उनके वोट का वैल्यू, और जो भारतीय हैं, ठीक, भारतीय लोग जो हैं उनके वोट का वैल्यू अलग अलग है। जो भारतीय है उनके नागरिकों के वोट से, मतलब उनके वोट वैल्यू कम है फिजी के निवासियों से। लोकतांत्रिक राजनीतिक निवासियों नहीं, नागरिकों से। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र किस पे आधारित? राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर। ऐसा नहीं कि मतलब हाँ, अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है और जो फिजी का नागरिक भी बन चुका है, उसके वोट का वैल्यू कम हो, और फिजी के नागरिक के जो वहां का मूल निवासी है, पहले से ही रह रहा है, उसका जो है वोट वैल्यू अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों का इक्वल। अब अगर किसी ने वहां की नागरिकता ग्रहण कर ली, वहां पे प्रॉपर टैक्स दे रहा है, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन सरकार में फिजी के मूल निवासी के बराबर ही होना चाहिए। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता जान लेते हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर जो भी वयस्कता का जो भी क्राइटेरिया है, जैसे हमारे यहाँ 18 वर्ष है, तो 18 वर्ष में हर नागरिक का, यानी कि हर नागरिक का क्या है, एक वोट होना चाहिए। ठीक है, एक वोट होना चाहिए। उसके बाद क्या है, केवल वोट होना ही काफी नहीं है। अभी देखा फिजी में क्या था कि भारतीय लोगों का वोट वैल्यू कम था, और वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, यानी कि एक समान वैल्यू होना चाहिए। एक वोट दे रहा है तो उसका वैल्यू समान रूप से होना चाहिए। अध्याय 3 में इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आखिर एक व्यक्ति एक वोट। ठीक है, इसमें देखो कार्टून में बना हुआ है, कानून का राज और अधिकारों का आदर। अब देखते हैं कि जो तीसरा है, उसके बारे में देखते हैं। कानून का राज होना चाहिए और अधिकारों का आदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार, जो लोकतांत्रिक सरकार है, यानी जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, वो कुछ भी करे, जो भी चाहे, जैसे भी चाहे, क्योंकि भाई अब जनता ने चुना है तो हमें कुछ भी करने की आजादी। ऐसा नहीं है, किसी को भी कभी भी कुछ भी करने की आजादी बिल्कुल नहीं होती है। हर किसी का एक क्राइटेरिया होता है, एक सीमा होती है कि हाँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस सीमा में रहते हुए कानून बनाएगी, इस सीमा में रहते हुए कार्य करेगी। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। जो जिम्बाब्वे 1980 में क्या है, अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। इसके बाद इस देश पर जानु पीएफ दल का राज है। ठीक है, जिससे देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की। जानु पीएफ ने क्या है, देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे क्या थे, आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। जो रॉबर्ट मुगाबे थे, आजादी के बाद से शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानु पीएफ दल ही जीता था, यानी कि रेगुलरली वहां पे इलेक्शंस भी होते थे, लेकिन जो जानु पीएफ जो दल है, जो पार्टी है, वही जीतती थी। राष्ट्रपति मुकाबले कम लोकप्रिय नहीं थे।
जो राष्ट्रपति के राष्ट्रपति जो मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, यानी काफी पॉपुलर व्यक्ति थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। जो राष्ट्रपति हुए यहाँ के जिम्बाब्वे के, वो उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा थी, लेकिन वो चुनाव में क्या है, गलत तरीके भी अपनाते थे। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की। जो जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति था, उन्होंने कई बार वहां के संविधान में परिवर्तन करके राष्ट्रपति के जो अधिकार है उसमें वृद्धि की और उसकी जवाबदेही को कम किया, यानी जो उसकी लाइबिलिटी है उसको लाइबिलिटीज को तो कम कर दिया और जो उसके अधिकार थे उनमें उसमें वृद्धि कर दी। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था। जो विपक्षी दल थे उसके कार्यकर्ताओं को क्या था, परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर सरकारी घोषित कर दिया जाता था, यानी कि जो लोग प्रोटेस्ट करते थे सरकार के विरोध में उन्हें क्या कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था, यानी कि वहां पर एक ऐसा जिम्बाब्वे में एक ऐसा कानून ला दिया गया जो राष्ट्रपति की जो आलोचना है उसके अधिकार को भी सीमित करता था, यानी कि आप एक हद से ज्यादा राष्ट्रपति की आलोचना नहीं कर सकते हैं। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था, यानी कि टेलीविजन जो था वहां का और रेडियो जो थे वहां पे भी गवर्नमेंट कंट्रोल था। उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। अब जो अखबार थे, न्यूज़पेपर्स जो थे वो स्वतंत्र थे, लेकिन जो सरकार जो न्यूज़पेपर और पत्रकार जो थे सरकार की आलोचना करते थे उनको परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उनके खिलाफ जाते थे। जो मतलब जुडिशरी जो उनके खिलाफ जजमेंट देती थी उनका भी सरकार परवाह नहीं करती थी। सरकार ने कुछ ऐसे करते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला, यानी जजों पर प्रेशर डालते थे। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। ऑब्वियसली बात है, जब इतनी मनमानी करेंगे तो उनको राष्ट्रपति के पद से हटा ही दिया जाएगा। भाई, आपको लाया गया है कि आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाएं और आप मनमाने आचरण करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है। क्या है कि जो शासक हैं, शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। जो शासक है वो शासक क्या है, उसके लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, यानी कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि शासक जनादेश पर आए। ठीक है, लेकिन ये इतना ही काफी नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकता है। जो लोकप्रिय नेता है, पॉपुलर नेता जो है, जो जिसकी पब्लिसिटी बहुत ज्यादा है, जिसको जनता बहुत पसंद करती है, जरूरी नहीं कि वो लोकतांत्रिक तरीके से ही काम करता हो, वो अलोकतांत्रिक भी हो सकता है। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। ठीक है, जनता द्वारा चुना नेता भी तानाशाह हो सकता है। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना जरूरी है कि चुनाव पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाले जाएं। ठीक, चुनाव के पहले सत्ता पक्ष विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह के राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे। उनके सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की, अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कि जो नागरिक है उसको क्या होना चाहिए, उसको अपनी सोचने की, अपनी राय बनाने की, यानी अपनी ओपिनियन बनाने की, किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी को लेकर सार्वजनिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, कि सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पे लोग अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें, डिस्कशन कर सकें, संगठन बना सकें और विरोध कर सके सरकार का, चाहे कोई भी सरकार हो। अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की भी उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो क्या है, विरोध प्रदर्शन कर सकें, बाकी सारी चीजें जो भी है कर सकें। तो इतना राजनीतिक अधिकार होना चाहिए। कानून की नजर में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए, यानी जो लॉ है वो क्या है, सब लॉ में क्या हो, लॉ के आगे क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो ये इक्वलिटी होनी चाहिए लॉ के नजर में सबके प्रति। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए। जो ये अधिकार है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा
करती हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए लोकतांत्रिक सरकार में, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे भी जिम्बाब्वे सरकार के मामले में देखा कि राष्ट्रपति क्या है, जो अदालत थी उसके आदेशों का भी अवहेलना करता था, उसको नजरअंदाज करता था। लेकिन क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसमें क्या हो, एक ऐसी न्यायपालिका हो जो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रूप से काम करे, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, और जिसके जजमेंट जो है वो सब पर बाध्यकारी रूप से लागू होते हो। इन अधिकारियों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अब इन जो राइट्स है इनके बारे में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। अब इसके बाद जो सरकार कुछ शर्तें ऐसी हैं जो आफ्टर इलेक्शंस जो हैं सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। जैसे एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है कि उसने चुनाव जीता, यानी कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार हो, ठीक है, जैसे डेमोक्रेटिक सरकार है, वो केवल इस आधार पर मनमानी आचरण नहीं कर सकती है कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से इसे अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों को आदर करना होता है। यानी कि सरकार ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये मानकर चले कि हाँ इस जो उसको जो वोट दिया है जितने लोगों ने, मतलब अब ये तो नहीं पता होता है कि वोट किसने दिया है, लेकिन सरकार ये नहीं कर सकती। जैसे हमारे यहाँ भारत में क्या है, जाति की राजनीति एक हद तक बहुत ज्यादा होती है, धर्म की राजनीति होती है। तो सरकार जैसे जो जिस मत से प्रभावित सरकार है, जैसे मान लो कि कोई हो गई जैसे अलग अलग पार्टी से, वैसे किसी का नाम लेना अच्छा नहीं है, लेकिन मान लेते हैं फलानी पार्टी एक्स पार्टी है, वो क्या है, वो एक धर्म विशेष के विचारों से प्रभावित है। दूसरी पार्टी क्या है, वाई पार्टी है, वो दूसरे धर्म के विचारों से प्रभावित है। तो ऐसा नहीं हो कि ये पार्टी वाई पार्टी चुनकर आई तो वो एक्स धर्म के अनुयायियों के लोगों को क्या करे, उनका अनदेखा करे, या उनके क्या कहते हैं उन लोगों को कोई सुरक्षा ना दे, या एक उदासीनता दिखाए अपने कर्तव्यों को लेकर उनके प्रति। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी कुछ गारंटियां जो अल्पसंख्यक समूह है, अल्पमत वाले समूह को का भी आदर करना चाहिए। इस प्रकार प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारी संविधान द्वारा दी जाती है। जो जितने भी पदाधिकारी चुनकर आते हैं उनको क्या है, जो अल्पमत वाली जनता है उसके प्रति कुछ गारंटियां, उसको सुरक्षा, उन गारंटियों का आदर करना होता है, और कुछ फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। और हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारी संविधान जो सरकार में जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके जो अधिकार हैं या जो उनकी शक्तियां हैं वो और जो जिम्मेदारियां हैं वो कहाँ से दी हैं, संविधान प्रदत्त होती हैं उनको। नहीं, संविधान देता है उनको शक्ति, जिम्मेदारी, सब कुछ कौन देता है, संविधान देता है। वही एक तो खाका डिसाइड करता है कि इस सीमा के बाहर आप काम नहीं कर सकते, मनमाने तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी है। ये ना सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी है बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। जो जनमत द्वारा चुने प्रतिनिधि होते हैं वो सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, उनकी अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी जवाबदेहिता उनकी होती है। इसके बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं कि क्या है, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खिंची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। यानी जो चौथी विशेषता है लोकतंत्र की क्या है, जो लोकतांत्रिक सरकार है वो संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खिंची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार चुनकर आई है तो वो कुछ भी मनमाना आचरण करेंगे, अल्पमत के लोग के अधिकारों को इग्नोर करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो सबको लेकर चलेंगे, यानी सबके लिए पॉलिसीज बनाएंगे, सबके अधिकारों का गारंटी देंगे, सबके लिए काम करेंगे। ओवरऑल ये कह सकते हैं जो डेमोक्रेटिक सरकार है। ठीक है, तो ये अपना हो गया लोकतंत्र की विशेषता जो हमने इस क्लास में पढ़ा। अगले चैप्टर में हम परिभाषाओं को सारांश और बाकी सारी जो चीजें हैं उसमें पढ़ेंगे। एक बड़ा चैप्टर है, हो सकता है 3 क्लासेस लग जाए, लेकिन आप पेशेंसफुली देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। सभी लोग आप इस क्लास को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ पाने के लिए इस एनसीईआरटी का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
और थैंक यू। आई थिंक आप सभी को अच्छा लगा होगा। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सभी लोग पूरा क्लास जरूर देखेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।